चैप्टर 11 वशिष्ठ परिवार और बेला की मुलाकात। अब आगे। दोपहर का वक्त, रेजिडेंस वशिष्ठ पैलेस। बेला और रुद्राक्ष के बीच में बहस छिड़ चुकी थी, जहां बेला की बातों को सुनते हुए रुद्राक्ष ने इरिटेशन में कहा, तुम गूंगी हो जाओ। बेला ने रुद्राक्ष की बात सुन आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, काहे? हमरे मुंह में जुबान है, हम बोल सकते हैं। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसीलिए कह रहा हूं कि तुम गूंगी हो जाओ। बेला ने नाराजगी से रुद्राक्ष को देखा और तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकी। जिस गाड़ी से तकरीबन 50 साल की एक महिला बाहर उतरी, उसने आंखों में सनग्लासेस लगा रखा था और इस वक्त बिजनेस सूट में थी, जिसकी हाइट तकरीबन 5 फुट 9 इंच थी और पैरों में हाई हील्स के साथ सलीम पर्सनैलिटी में वो बिल्कुल भी 50 साल की नहीं लग रही थी। जिसे देखते हुए बेला का मुंह खुला का खुला रह गया। जब उस औरत ने रुद्राक्ष के सामने आते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर रुद्रा? रुद्राक्ष ने उस औरत को जवाब में कहा, नथिंग मॉम। बड़े भैया ने बताया कि नानी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और एक नर्स चाहिए, मैं बस वही लेकर आया था। रुद्राक्ष के उस औरत को मां कहने पर बेला की आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई, जिसकी तरफ उस औरत ने देखा और अपने आंखों से सनग्लासेस निकलाते हुए कहा, हु आर यू? बेला ने जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम बेला साहनी है और मैं। उसने बेला की बात को इग्नोर करते हुए रुद्र से पूछा, तुमने इसकी क्वालिफिकेशन चेक की है ना? मैं अपनी मॉम के ऊपर किसी नौसिखिए का रिसर्च नहीं चाहती। बेला ने उसकी बात सुन आंखें रोल करते हुए मन में कहा, बेटा काम था हमको इनविजिबल साबित करने के लिए, जो माँ भी वही काम कर रही है। रुद्राक्ष ने तिरछी नजर से बेला को देखा और अपनी मॉम से कहा, यस मॉम, आई हैव चेक्ड एवरीथिंग, डोंट वरी। प्रतिभा वशिष्ठ ने अपना सिर हिला दिया और एक नजर बेला पर डाल अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दी, जिसे जाता हुआ देख रुद्राक्ष उनके पीछे जाने लगा। जिसे देख बेला में एकदम से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुको, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? रुद्राक्ष ने चिढ़ते हुए कहा। जिस पर बेला ने अपने थॉट को रुद्राक्ष के सामने रखते हुए कहा, एक बात पूछ रहे हैं, तुम नाराज नहीं होना, ई सच में तुम्हारी अम्मा है? व्हाट? रुद्राक्ष ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, जिस पर बेला ने फिर से कहा, अरे हमरे कहने के मतलब ये है कि काई जो अंदर गई, वो सच में तुम्हारी अम्मा मतलब माँ है। ये बट वाई? 1 सेकेंड, कुछ भी बकवास मत सोचना, वरना तुम्हें अभी यहाँ से भगा दूंगा, रुद्राक्ष ने बीच में बेला को धमकाते हुए कहा। जिसे सुन बेला ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, हमारी गलती नहीं है, वो किसी भी दिशा से तुम्हारी अम्मा ना ही लगती, हमको लगा था वो तुम्हारी बड़की बहन है, इसलिए। बेला, अंदर चलकर मुझे एम्ब्रेस नहीं करना प्लीज, रुद्राक्ष ने मानो विनती की हो। जिसकी बात सुन बेला ने अपना सर हिला दिया और रुद्राक्ष ने उसे अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हारी मेहरबानी हो तो क्या हम अंदर चले? बेला ने मुंह बना लिया और पूरे चौखट को देखते हुए उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। जिसके खाली पैर को देखते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, तुम्हारी सैंडल कहाँ है? बेला ने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ है, काहे कि हमरे पैर की उंगली में चोट आई है ना, इसलिए हमने निकाल दिया। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिला दिया और अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हारे सारे सामान मांगता हूँ। बेला ने अपनी आंखें रोल करते हुए रुद्राक्ष ने बात करते हुए कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? ये कहते हुए बेला ने अपना दाहिना पैर पैलेस के अंदर रखा और रुद्राक्ष ने जवाब में कहा, तुम्हें उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है तो अपना मुंह बंद करके रखो। बेला ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, अरे यार, तुम्हारी जुबान है या रेस का घोड़ा, हमरे सारे बात को कैंची की तरह काटते हो। ये कहते हुए दोनों आगे बढ़ने आगे, जब एक सफेद बिल्ली एकदम से फ्लावर वास पर कूदी, जिससे वो कांच का फ्लावर वास नीचे गिर गया और गलती ने बेला का पैर उसमें पड़ा, जिससे वो कांच सीधे बेला के पैर पर चुभ गए और वो चिल्ला उठी। जिसकी चीख सुन रुद्राक्ष ने चौंकते हुए उसे देखा और बेला गिरने लगी, जिसे उसके बाजू से पकड़ते हुए रुद्राक्ष ने संभाल कर कहा, तुम ठीक हो ना? बेला का चेहरा दर्द के कारण लाल को गया और उसने अपने पैर को थोड़ा आगे किया, जिससे उसके पैर के छाप जमीन पर पड़े और खून को देख रुद्राक्ष ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट द हेल? तुम्हारा घर? बेला ने गुस्से से कहा। जिसकी बात पर रुद्राक्ष ने उसे जबरदस्ती लाकर सोफे पर बैठाते हुए कहा, तुम्हारे पैर एक जहां रहे तब ना, हर जगह ब्रेक डांस करना होता है तो यही होगा ना? ये कहते हुए रुद्राक्ष ने बेला के पैर को कॉफी टेबल पर रखा और उसके पैर पर चुभे कांच को निकालते हुए जोर से बोला, केशव, केशव। जिसके आवाज लगाने पर एक सर्वेंट वहां दौड़ते हुए आ गया, जिसकी तरफ बिना देखे रुद्राक्ष ने कहा, फर्स्ट एड।
केशव जल्दी से वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने बेला को नजर उठाकर देखा, जहां बेला अपनी आंखें मजबूती से बंद करे अपने दर्द को कंट्रोल कर रही थी, जिसके नाक पर पहनी छोटी सी नथ की झूलन हिला रही थी और उसने कसकर अपने जबड़े को भींच रखा था। जिसके पैर को सहलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम सच में मुसीबत को गले लगाने वाली लड़की हो, क्योंकि अगर मुसीबत तुम्हारे पास ना आए तो तुम मुसीबत के पास चली जाती हो। सच कहा, एक तो हमरे सामने बैठा है मुसीबत, बेला ने तुनक कर कहा, जिसे रुद्राक्ष ने घूर कर देखा और तभी केशव वहां आ गया और फर्स्ट एड को लाकर टेबल पर रख दिया और एक दूसरे सर्वेंट ने जाकर उस कांच को साफ किया और एक तीसरे सर्वेंट ने फर्श को पोछा लगा दिया। जिस झटपट काम को देख बेला की आंखें बड़ी हो गई। रुद्राक्ष ने नजर उठाकर बेला की तरफ देखा और फिर से उसके पैरों का फर्स्ट एड देने लगा। फर्स्ट एड पूरी होने के बाद रुद्राक्ष ने केशव से कहा, केशव ख्याल रहे टुनटुन, बिल्ली कमरे से बाहर न निकले। बेला ने हैरानी से रुद्राक्ष को देखते हुए कहा, टुनटुन। रुद्राक्ष ने बगल वाले सोफे पर बैठी उस सफेद बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है टुनटुन। बेला ने टुनटुन की तरफ देखा और गुस्से से तकिया उठाकर उसे फेंक कर मारने लगी, जिसे देख रुद्राक्ष ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, वो हमारे घर की सदस्य है। बेला ने हैरानी से रुद्राक्ष को देखते हुए कहा, तुमको इंसानों की कमी पड़ रही है तो एक जले को गोद ले लो, बिल्ली को काहे रखा है। मेरी टुनटुन को बिल्ली किसने कहा, एक गुस्से भरी आवाज आई। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और गहरी सांस भरते हुए पलट कर आ रही औरत को देखते हुए कहा, गुड इवनिंग ग्रैंडमा। मिथिला वशिष्ठ ने बड़े अदब के साथ सीढ़ियों से नीचे आते हुए अपनी बात को दोहराते हुए कहा, रुद्र, मेरी टुनटुन को बिल्ली किसने कहा। बेला ने सिर घुमाकर दादी जी की तरफ देखा और धीरे से बोली, इसके कारण मेरे पैर में चोट आ गई। दादी जी ने बेला के पैर में बांधे पट्टी को देखा और बेला को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, तुम कौन हो। रुद्राक्ष ने बेला की तरफ इशारा करते हुए कहा, ग्रैंडमा, मैंने इसे नानी के लिए एज अ केयरटेकर हायर किया है। दादी जी ने बेला के पैरों में आए चोट को देखते हुए कहा, फिलहाल तो हमें इसकी सेवा करनी पड़ रही है। बेला ने दादी जी की बात सुन कहा, हाँ, क्योंकि आपकी टुनटुन ने हमें चोट पहुंचा है। रुद्राक्ष ने बेला को देखते हुए धीरे से कहा, तुम मुंह बंद नहीं रख सकती क्या। बेला ने घूर कर रुद्राक्ष को देखा और उन दोनों को देखते हुए दादी जी ने बेला से कहा, तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। बेला ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, मेरा बैग। दादी जी ने बेला के सामने आकर कहा, तुम्हें याद नहीं कि तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और तुम उम्र में कितनी छोटी लगती हो। बेला ने अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहा, 1 महीने बाद मैं 20 साल की हो जाऊंगी और मैं। दादी जी ने बेला की बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो, हम किसी हाई क्वालिफिकेशन वाले केयरटेकर को साइन कर लेंगे। रुद्राक्ष ने दादी जी की बात पर जल्दी से कहा, ग्रैंडमा, मैंने बड़े भैया को कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए कह दिया है, 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये चली जाएगी। दादी जी ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, क्या ये लड़की तुम्हारी इंटरेस्ट की है। बेला ने बड़ी बड़ी आंखों से रुद्राक्ष की तरफ देखा और उसके कुछ कहने से पहले बेला ने दादी जी से कहा, नहीं दादी जी, हम ऐसी लड़की नहीं है और दूसरा हमको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो इसको अपना बड़ा भाई समझते हैं। रुद्राक्ष ने बेला की बात पर आंखें रोल करते हुए उसे देखा और दादी से कहा, ग्रैंडमा, नानी अभी बेहोश है, प्लीज। दादी जी ने बेला को एक नज़र देखने के बाद टुनटुन को गोद में उठा लिया, जिस पर टुनटुन बेला को घूरने लगी और बेला भी टुनटुन को खा जाने वाली आंखों से घूरने लगी। दादी जी ने बेला की घूरती नज़र पर कहा, तुमने मेरी टुनटुन को बिल्ली कहा है। बिल्ली को बिल्ली नहीं तो क्या कुत्ता कहते हैं। ये मैं नहीं, मेरे दिमाग ने सोचा, बेला ने दांत दिखाते हुए कहा। जिसकी बातों पर रुद्राक्ष ने गहरी सांस भरते हुए दादी जी से कहा, इट्स ओके ग्रैंडमा, वो जब तक यहाँ है हर रोज टुनटुन के खाने पीने और उसके नहाने से लेकर पॉटी तक सब कुछ करेगी। बेला ने बड़ी बड़ी आंखों से रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, का। रुद्राक्ष ने बेला को आंखें दिखाते हुए कहा, बेला, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है ना, तो चुपचाप वो करो जो करने के लिए कहा जा रहा है। बेला ने रुद्राक्ष की बात पर अपने दांत पीस लिए और दादी जी ने बेला को एक नज़र देखने के बाद रुद्राक्ष से कहा, सर्वेंट वाले हेडक्वार्टर को दिखा दो। इतना कहकर दादी जी टुनटुन को लेकर कमरे की तरफ चली गई। जिनके जाने के बाद बेला ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, अच्छा, इंसान के साथ एक बिल्ली के लिए भी तुमको केयरटेकर चाहिए। तुमको हम कोई जानवर वाला डॉक्टर नजर आते हैं जो उसकी टट्टी पॉटी साफ करेगा।
रुद्राक्ष ने बेला के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप चुप यार, कितना बोलती हो, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या, हमेशा अपना ही कहती रहती हो। बेला ने रुद्र की नजदीकी पर उसे पीछे धक्का देते हुए कहा, तुमको ना ज्ञानदाता से एक्स्ट्रा ज्ञान लेना चाहिए था, साला दिमाग तुम्हारे घुटने पर है। रुद्राक्ष ने बेला की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, मैं तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर दिखा देता हूँ, चलो मेरे साथ। बेला ने इधर उधर देखते हुए पूछा, मेरी पेशेंट कहाँ है? रुद्राक्ष ने उसे आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो हम नानी के कमरे में चलते हैं। बेला ने रुद्राक्ष की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके साथ चलते हुए ऊपर की तरफ चली आई, जहां एक बहुत ही खूबसूरत लग्जरियस कमरे में एक दादी जी की उम्र की औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो इस वक्त बेहोश थी और उनके हाथों में कैनुला लगा हुआ था। जिन्हें देखते हुए बेला ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा, इनका डेली चार्ट कहाँ है? रुद्राक्ष ने उसे साइड में रखे चार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा। बेला ने रुद्राक्ष के इशारे पर चार्ट को उठा लिया और कुछ देर पढ़ने के बाद रुद्राक्ष से कहा, हम इसी कमरे में रह सकते हैं? क्यों? रुद्राक्ष ने पूछा। बेला ने जवाब में कहा, तारे गिनने के लिए। रुद्राक्ष ने चिढ़ते हुए कहा, मैं यहाँ काम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ और तुम उल्टा जवाब दे रही हो। हाँ, कहे कि तुमको पता होना चाहिए कि हम पेशेंट के पास रहकर उनका अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। बेला ने रुद्राक्ष को जवाब दो। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिला दिया और कहा, सर्वेंट से कहकर तुम्हारा सारा सामान यहीं रखवा देता हूँ। बेला ने अपना सिर हिला दिया और नानी जी को चेक करने लगी, जिसे रुद्राक्ष ने देखा और कमरे से बाहर चला गया। बेला ने रुद्राक्ष को जाते हुए देखा और नानी जी के बिस्तर को चेक करने लगी। वो देख रही थी कि उसके बिस्तर पर किसी तरह की गंदी तो नहीं है। वहीं बाहर रुद्राक्ष नानी जी के कमरे से निकल नीचे आया तो पाया उसके पिता आनंद वशिष्ठ अपने असिस्टेंट से बात करते हुए अंदर आ रहे थे। जिन्हें देखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हेलो डैड। आनंद जी ने रुद्राक्ष को देखा और जल्दी से कहा, रुद्रा, थैंक गॉड तुम आ गए। व्हाट हैपेंड? रुद्राक्ष ने पूछा। आनंद जी ने जवाब में कहा, तुम अभी स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाओ और देखो वहां से हमारी शिप अभी तक क्यों नहीं निकली। रुद्राक्ष ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, सॉरी डैड, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इतना कहकर रुद्राक्ष जाकर सोफे पर बैठ गया, जिसे देख आनंद जी ने उसके पास आकर कहा, रुद्र, अगर तुम्हें कामयाब होना है तो हमारी बात माननी होगी। रुद्राक्ष ने नाराजगी से आनंद जी को देखते हुए कहा, माई लाइफ माई रूल्स डैड, एंड दैट्स इनफ। बेला और एकाग्र की दूसरी मुलाकात। अब आगे। शाम का वक्त। रेजिडेंस वशिष्ठ पैलेस। आनंद जी ने रुद्राक्ष की बात सुन आंखें सिकुड़ते हुए कहा, व्हाट इज योर लाइफ एंड व्हाट आर इट्स रूल्स? रिंग में जाकर एक दूसरे को जानवरों की तरह मारना। रुद्राक्ष ने आनंद जी की बात पर सोफे से उठते हुए कहा, इफ यू हैव टू टॉन्ट मी लाइक दैट तो फिर मैं अभी जा रहा हूँ। यस, गेट आउट ऑफ हियर, ना तुम यहाँ रहोगे ना तुमसे कोई होप होगी, यूजलेस दमास। आनंद जी ने बिना किसी हेसिटेशन के कहा। जिनके चिल्लाने पर प्रतिभा ने नीचे आते हुए कहा, व्हाट हैपेंड आनंद? आप रुद्रा पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आनंद जी ने प्रतिभा को रुद्राक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने इसे स्विट्जरलैंड जाने के लिए कहा तो कहता है कि इसकी जिंदगी और इसके रूल्स हैं। प्रतिभा ने रुद्राक्ष की तरफ देखा, जिनकी नज़र पर रुद्राक्ष ने कहा, मॉम, मुझे यहाँ पर आए ढंग से 1 घंटे नहीं हुए हैं एंड डैड वांट्स मी टू गो टू स्विट्जरलैंड फॉर दैट डस्ट बिजनेस। आनंद जी ने गुस्से से रुद्राक्ष की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहो, धूल किसे कहा तुमने? रुद्राक्ष ने सोफे के कॉर्नर पर सरकते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव यूज्ड दैट वर्ड। आनंद जी ने रुद्राक्ष के पास आकर उसके कॉलर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उससे पहले प्रतिभा ने आकर आनंद जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आनंद, ही इज नॉट अ स्मॉल चाइल्ड, इसलिए आगे से बिहेव में रहिएगा। आनंद जी ने झटके से अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा, तुमने ही इसे बड़ा चढ़ा कर रखा है। बड़े वाले को देखा तो राजनीति पर उतरा है, दूसरे वाले को देखा तो जगह जगह नाक कटाते फिर रहा है और ये रिंग में जाकर खुद को बाहुबली साबित करने पर तुला है। ये कहते हुए आनंद जी ने रुद्राक्ष की तरफ इशारा किया, जिनके इशारे पर रुद्राक्ष ने प्रतिभा से कहा, मॉम, मैं इंस्टीट्यूट संभाल लूंगा। अच्छा, उसे अखाड़ा बनाकर वहां पर आए होती है मारपीट नहीं, आनंद जी ने कटाक्ष किया। रुद्राक्ष ने सोफे से उठते हुए गुस्से से कहा, मेरे सबसे बड़े ओपोनेंट तो आप हैं। आनंद जी ने घूरकर रुद्राक्ष की तरफ देखा और प्रतिभा ने रुद्राक्ष से कहा, रुद्रा, बिहेव योरसेल्फ, ही इज योर डैड। रुद्राक्ष ने पैर पटकते हुए कहा, इन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है,
इन्होंने मुझे सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की नज़र से देखा। आनंद जी ने रुद्राक्ष की बात सुन कहा, एग्जैक्टली, अगर उस रात को ड्रिंक ना करता तो शायद। आनंद, शट अप, यू थिंक व्हाट बुलशिट यू सेइंग, प्रतिभा ने गुस्से से कहा। आनंद जी ने पैर पटकते हुए कहा, ये बिल्कुल सही है, पूरे दिन गधे की तरह यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करो, मीटिंग्स अटेंड करो और घर में आकर किसी से चैन से बात करने का भी मौका नहीं मिलता, सब अपने ही आप में मगन है। इतना कहकर आनंद जी गुस्से से अपने कमरे की तरफ चले गए, जिन्हें प्रतिभा ने जाते हुए देखा और गहरी सांस भर रुद्राक्ष से कहा, रुद्रा, तुम घर के छोटे बेटे हो, तमीज सीख लो, अभी बूबू और टूटू यहाँ नहीं है, अगर उनके सामने तुमने इस टोन में बात की तो वो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। रुद्राक्ष ने प्रतिभा की बात सुन कहा, उन दोनों को भी सिर्फ मुझे काम तक मतलब है मॉम, टूटू भैया ने कभी मुझसे ठीक से बात नहीं किया और आप हम तीनों के बीच के बॉन्ड की बात करते हो। प्रतिभा ने रुद्राक्ष के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रुद्र, तुम्हें पता है ना उन दोनों के साथ क्या हुआ है? फिर भी रुद्राक्ष ने प्रतिभा के हाथ को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मुझे नहीं जानना, सिर्फ उन लोगों ने इमोशनली हद सहा है, मैं तो बेवकूफ हूं। इतना कहकर रुद्राक्ष पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख प्रतिभा ने गहरी सांस भरकर कहा, चारों बाप बेटे एक जैसे हैं और ये दोनों बदमाश पता नहीं कहाँ है। ये कहते हुए प्रतिभा ने आंखें रोल कर ली और अपनी मदर के कमरे में चली आई, जहां अंदर आने से पहले उसकी नज़र बेला पड़ गई, जो कि नानी जी के बालों को संवार रही थी, जिसे देखते हुए प्रतिभा को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे को कठोर बनाए अंदर आते हुए कहा, तुम अपने काम पर लग गई। बेला ने प्रतिभा की आवाज़ सुन सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, वैसे हमको कुछ कहना था। कौन? प्रतिभा ने जाकर सोफे पर बैठते हुए पूछा। बेला ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे, हम कुछ कहना चाहते हैं। प्रतिभा ने आंखें रोल करते हुए कहा, तुम यहाँ अकेली हो तो क्या तुम में से बात कर सकती हो? बेला ने सिर हिलाते हुए कहा, हमको हिंदी भी आती है, मेरा मतलब मुझे हिंदी भी आती है। सो प्लीज टॉक इन हिंदी, प्रतिभा ने सामने रखे आर्टिकल को उठाते हुए कहा। बेला ने प्रतिभा की बात सुन सीरियस आवाज में कहा, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ। प्रतिभा ने नजर उठाकर बेला को देखा और आर्टिकल को नीचे रखते हुए कहा, क्या हुआ? मॉम की तबीयत ठीक तो है ना? तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? बेला ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, मैं बता रही हूँ ना, आप पहले शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और छोड़ो। प्रतिभा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम अपना बकवास बंद करोगी और मुझे बताओ कि हुआ क्या है? बेला ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कहना चाहती थी कि मैं इसी कमरे में रहूंगी ताकि मैं इनका अच्छे से ख्याल रख सकूं। प्रतिभा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें ये कहना था? नहीं, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल यही कहना चाहते हैं, बेला ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रतिभा ने एक गहरी सांस भरते हुए पूछा, एक बार बताओ, तुमने घोड़ी के बारे में सुना है? बेला ने आंखें 2 बार रोल करने के बाद कहा, कौन सी? जो लात मारती है। प्रतिभा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, करेक्ट। तो एक बात याद रखो, अगर तुम ज्यादा बकवास करोगी तो तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। बेला ने स्टूल से उठकर प्रतिभा के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, और एक बात हम भी कहना चाहेंगे। प्रतिभा ने आंखें चढ़ाते हुए बेला को देखा और बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बकवास करेंगे ही नहीं तो आप हमको काहे निकालोगी? प्रतिभा ने पल्लवी जी प्रतिभा की मॉम की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इन्हें होश कब तक आ जाएगा? बेला ने जवाब में कहा, हम नर्स हैं, हम उनके पूरे शरीर की देखभाल कर सकते हैं, इनके जरूरत के अनुसार हम इनको हर चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अंदर झांक कर देखने का काम डॉक्टर का होता है, तो आप डॉक्टर को बुला लीजिए। प्रतिभा ने सोफे से उठते हुए बेला के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुमसे कोई भी गलती होती है तो चाहे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। इतना कहकर प्रतिभा कमरे से बाहर चली गई, जिसके जाने के बाद बेला ने आंखें रोल करते हुए कहा, साला, धमकी तो ऐसे दे रही है जैसे हम जबरदस्ती घुसे हैं इस घर में, उसका बेटा लेकर आया है हमको। ये कहते हुए बेला ने मुंह बना लिया। इसी तरह वो शाम रात में तब्दील हो गई और सभी लोग नीचे लिविंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन बेला अभी भी नानी जी के कमरे में थी। रुद्राक्ष इस वक्त डिनर के लिए नीचे आ चुका था, जहां सारे सर्वेंट को नीचे देखते हुए आनंद जी ने प्रतिभा से पूछा, प्रतिभा, मम्मी जी के पास कौन है? रुद्राक्ष को एकदम से बेला का ख्याल आया और उसने एक सर्वेंट से कहा, जाकर बेला को बुला लाओ, उसने दोपहर के बाद कुछ नहीं खाया है।
हेड कुर्सी पर बैठी दादी जी ने रुद्राक्ष को आंखें दिखाते हुए कहा, रुद्र, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो तो तुम ना कहते हो, और तुम उसका इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? प्रतिभा ने दादी जी की बात सुन कहा, मम्मी जी, उसे रुद्र लेकर आया है तो जाहिर सी बात है रुद्र को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। दादी जी ने प्रतिभा की बात सुन कहा, वो सर्वेंट के साथ खाना खाएगी, उसने मेरी टुनटुन को बिल्ली कहा। आनंद जी ने दादी जी की बात सुन कहा, मॉम, उसे पता नहीं होगा कि टुनटुन हमारी फैमिली मेंबर है, इसीलिए कह बैठी होगी, आप नाराजगी छोड़िए। दादी जी ने नाराजगी से आनंद जी को देखते हुए कहा, आनंद, मैं अपने टुनटुन के खिलाफ किसी भी तरह के बकवास शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। आनंद जी ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और रुद्राक्ष ने सर्वेंट की तरफ देखा, जिसकी नज़र पर सर्वेंट वहां से नानी जी के कमरे की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद प्रतिभा ने थोड़ा झिझकते हुए दादी जी से कहा, मम्मी जी, मैंने टूटू को कॉल किया था। दादी जी ने प्रतिभा की तरफ तिरछी निगाह से देखते हुए कहा, तो तुम्हारा बेटा है, तुम जो चाहे करो। आनंद जी ने प्रतिभा को देखते हुए पूछा, क्या कहा उसने? तुमने बताया मम्मी जी के बारे में? प्रतिभा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आनंद, मैंने बताया उसे, उसने कहा कि उसे जब भी टाइम मिलेगा वो आ जाएगा। रुद्राक्ष ने प्रतिभा की तरफ देखा और अपना डिनर करने लगा और प्रतिभा की बात सुन दादी जी ने कहा, बस एक यही सुनना बाकी रह गया था। ऐसे तो बचपन में एक पल के लिए भी मेरी समधन को नहीं छोड़ता था और अब उसके पास टाइम नहीं है उनसे मिलने के लिए। प्रतिभा ने दादी जी की बात सुन कहा, मम्मी जी, आपको पता है ना टूटू के प्रोफेशन के बारे में? गला फाड़ना। दादी जी ने तूनिक कर कहा। प्रतिभा ने थोड़ा चिढ़ते हुए दादी जी से कहा, आपको पता है मम्मी जी, आपके इन्हीं लैंग्वेज को आनंद ने सीखा है और वो हर वक्त बूबू, टूटू और रुद्रा को इसी तरह के नाम देते रहते हैं। दादी जी ने प्राउड के साथ आनंद जी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत अच्छे, इसी तरह से ताने मारा करो, तभी वो लोग बिजनेस को संभालेंगे, वरना तुमने तो वैसे भी मेरी नाक कटा दिया 3 बेटे पैदा करके। रुद्राक्ष ने अपनी दादी जी की तरफ देखा और आंखें रोल करते हुए मन में कहा, जैसे हमने पाप कर दिया हो और कहा हो हमारे पिताश्री को कि हमें लड़का ही पैदा करना, हमें बिना बताए इस दुनिया में लाया गया है, हर रोज ताना सुनने के लिए। ये कहते हुए रुद्राक्ष अपना डिनर करने लगा। तभी उसके कानों में चूड़ियों की आवाज गई। रुद्राक्ष ने नजर उठाकर देखा, जहां बेला इस वक्त नीचे आ रही थी। आनंद जी भी बेला को देखने लगे, जिनकी नजर को देखते हुए प्रतिभा ने कहा, आनंद। आनंद जी ने प्रतिभा की आवाज सुन कहा, क्या हुआ? प्रतिभा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है और मेरी मॉम की नस है। आनंद जी ने घर कर प्रतिभा को देखते हुए कहा, मेरे कैरेक्टर पर कोई लांछन मत लगाओ। प्रतिभा ने धीरे से कहा, वो तो मुझे पता है इस घर के आदमियों के बारे में, तो जरा सोच समझकर एटीट्यूड दिखाए। आनंद जी ने प्रतिभा को इग्नोर कर दिया और बेला को देखते हुए डिनर करने लगे, जहां बेला ने रुद्राक्ष के पास आकर कहा, तुमने हमको बुलाया? रुद्राक्ष को खाते खाते ठसका लगा और उसने जल्दी से पानी उठा लिया और बेला रुद्राक्ष के पीठ को सहलाते हुए बोली, हमने कौन सा जहर उगल दिया जो तुमको खाना गले से नहीं उतर रहा? रुद्राक्ष ने चम्मच प्लेट पर छोड़ एक हाथ से पानी पीते हुए दूसरे हाथ से बेला के हाथ को दूर किया और पानी का गिलास नीचे रखते हुए कहा, वी बोथ आर नॉट दैट क्लोज, तो प्लीज मेरे साथ ज्यादा चेप होना बंद करो। बेला ने 2 मिनट रुद्राक्ष को देखा और 2 कदम पीछे होकर धीरे से कहा, सर, आपने मुझे बुलाया। बेला के फॉर्मल बात करने पर रुद्राक्ष को पता नहीं क्यों उसकी आवाज में एक अधूरापन सा महसूस हुआ और अपने ख्याल को झटकते हुए उसने प्लेट की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हें डिनर के लिए बुलाया था। बेला ने प्लेट की तरफ देखा और सर्वेंट से कहा, थाली नहीं है यहाँ पर। सर्वेंट ने प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो थाली है। बेला ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, थाली की बात कर रहे हैं, प्लेट की नहीं। रुद्राक्ष ने बेला की बात सुन कहा, बेला, हमारे यहाँ स्टील की थाली किसी अच्छे ओकेजन पर निकाले जाते हैं, तो प्लीज। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने प्लेट की तरफ इशारा किया, जिस इशारे पर बेला ने आंखें रोल कर ली और सर्वेंट से कहा, हम ऊपर खा लेंगे। इतना कहकर बेला ने अपना डिनर प्लेट में डाला और प्लेट उठाकर पानी की बोतल के साथ ऊपर चली गई। जिसे जाता हुआ देख प्रतिभा ने रुद्राक्ष से कहा, तुमने इस लड़की का एटीट्यूड देखा? आनंद जी ने अपना डिनर करते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे तो क्यूट लगी। दादी जी ने घूर कर आनंद जी को देखते हुए कहा, शर्म लिहाज सब कुछ अपने भाई को दे दिया है क्या? दादी जी की नफरत भरी आवाज पर आनंद जी के चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने कहा, मॉम, आप उसका नाम क्यों ले रही हैं?
प्रतिभा ने आनंद जी की बात पर कहा, ताकि आप वो गलती न दोहराएं जो आपके भाई ने किया था। आनंद जी ने अपनी पत्नी और अपनी मां की तरफ नाराजगी से देखा और चुपचाप डिनर करने लगे। सभी अपना डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे की तरफ चले गए और रुद्राक्ष बेला के पास कमरे में आ गया, जिसके पीछे सर्वेंट बेल के सामान को लेकर वहां आ गए। बेला ने अपना प्लेट साफ करके कॉफी टेबल पर रख दिया था, जिस पर रुद्राक्ष ने बेला से कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरा कमरा इसी फ्लोर के लास्ट कॉर्नर पर है, वहां आ जाना। बेला ने रुद्राक्ष की बात पर बड़ी ही एरोगेंट आवाज में कहा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी सर, मैं अपने स्टैंडर्ड के लोगों से बात कर लूंगी ताकि आपको ये महसूस ना हो कि मैं आपके साथ चेप हो रही हूँ। रुद्राक्ष ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम आखिर कटाक्ष किसे कर रही हो, मेरे घर वाले ओपन माइंडेड है। बेला ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, अच्छा, लेकिन हमको तो उन लोगों का दिमाग कहीं से भी खुला हुआ नजर नहीं आया। यू आर रियली क्रेजी और मुझे भी पागल बना दोगी। इतना कहकर रुद्राक्ष कमरे से बाहर चला गया। बेल ने जाते हुए रुद्राक्ष को देखा और सर्वेंट उसके लिए मुलायम गद्दा लेकर आ गए, जिसे बेला ने नानी जी के बिस्तर के बगल में लगवाया और खुद भी फ्रेश होने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बिस्तर पर बैठ गई। बेला ने सोने से पहले नानी जी का यूरिन बैग चेक किया और उनके पल्स चेक करने के बाद उनके बिस्तर को ठीक कराकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने समय की तरफ देखा, जिसमें रात के 10 बजे बज रहे थे। बेला की आंखों में नींद भर आई थी, जिस कारण उसने उबासी भरते हुए कमरे का दरवाजा खाली बंद किया, लेकिन कुंडी नहीं लगाए और सो गई। तकरीबन रात के 2:30 बजे उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। गर्मी का मौसम था, जिस कारण रात को पानी प्यास लगना एक नॉर्मल चीज थी। उसने नाइट लैंप ऑन करते हुए इधर उधर देखा और उसकी नज़र पानी की बोतल पर गई, जहां बेला ने उठकर जाकर कॉफी टेबल के पास से पानी की बोतल उठाए और पानी पीने लगी। तभी उसके कानों में फुटस्टेप की आवाज गई, तो बेला पानी पीते हुए रुक गई और उसने पानी की बोतल को नीचे रखा और ढक्कन बंद करते हुए आवाज को सुनाने लगी। उसे कदमों की आहट कमरे के नजदीक आती हुई महसूस हो रही थी, जिस कारण अब उसे नर्वसनेस के साथ घबराहट और डर महसूस हो रहा था, जिस कारण उसने स्लो मोशन में कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जिसके पीछे उसे एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी परछाई नजर आई, जिसे देख बेला ने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें फैल गई थी। जब कमरे के दरवाजे को किसी ने बाहर से अंदर की तरफ धक्का दिया, तो दरवाजा खुल गया और उस शख्स ने अपने कदम कमरे के अंदर की तरफ बढ़ा दिए, जिसे देखते हुए बेला ने उस प्लास्टिक के आधे भरे हुए बोतल को कसकर पकड़ लिया और मन में सोच, चोर है, लेकिन इतने बड़े घर में चोर कैसे? हमने तो देखा था बहुत सारे पहरेदार थे। ये कहते हुए बेला कॉफी टेबल के पीछे की तरफ सरक गई, जब वो लंबा चौड़ा लड़का जिसने सिंपल सा ब्लैक वेस्ट और नीचे ब्लैक शर्ट पहन रखा था, वो अंदर आया और सो रही पल्लवी जी की तरफ उसने कदम बढ़ा दिए, जिसे देखते हुए बेला ने मन में सोचा, बड़े घर के बड़े पोल, कई हमरे पेशेंट को मारने आया है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये सोचते हुए बेला ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए जोर से कहा, कौन हो तुम? बेला की आवाज सुन वो लड़का भी चौंक गया और उसने एकदम से सिर घुमाकर बेला की तरफ देखा, जो कि अंधेरे में खड़ी हुई थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे, जिसे देख एक पल के लिए वो लड़का भी थोड़ा डर गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, कौन हो तुम? बेला को वो आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगी, लेकिन उसने अपने एहसास को इग्नोर करते हुए कहा, हमरे सवाल को दोहरा रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, साला चोर कहीं का। ये कहते हुए बेला बोतल को पढ़कर उसकी तरफ भागी और उसने उसे मारने के लिए बोतल को उठाया, जिस पर नाइट लैंप की रोशनी में उस लड़के ने बेला के चेहरे को देखा और अगले ही पल उसकी कलाई के साथ कमर को पकड़ उसे अपने नजदीक खींच लिया। बेला ने उसकी मजबूत बाहों में आते ही उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो हमको। उस लड़के ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चले आए, तुम्हें सच में अपनी इज्जत प्यारी नहीं है ना? जिस ठंडी आवाज को सुन बेला को अपने रीढ़ की हड्डी पर ठंडक महसूस हुई और डर के मारे वो कांपने लगी। एस्टरिस्क, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? आखिर बेला का क्या रिएक्शन होगा एक आगरा को वशिष्ठ फैमिली में देखकर, और एकाग्र का क्या रिएक्शन होगा बेला को अपने सामने देखकर? आखिर क्या होगी पूरी वशिष्ठ फैमिली का रिएक्शन? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा। एकाग्र का गुस्सा और पागलपन, अजीब हरकतें। अब आगे। रात का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, रेजिडेंस वशिष्ठ पैलेस। एकाग्र को वहां देखकर बेला के होश उड़े हुए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकाग्र वहां क्या कर रहा है। जहां बेला की चुप्पी को देखते हुए एकाग्र ने फिर से उसी लहजे में कहा, आई सेड, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
बेला ने एकाक की ठंडी आवाज को सुनकर अंधेरे में उसे देखा, लेकिन उसे एकाक का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, जिस कारण उसने एकाग्र को पीछे धकेल दिया, जिससे एकाग्र 2 कदम बेला से दूर हो गया और उसे घूरने लगा। बेला ने एकाग्र को बिना देखे जाकर सबसे पहले लाइट ऑन किया और पलटकर एकाग्र को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल। एकाग्र ने बिना किसी भाव के बेला को देखते हुए कहा, तुम बहरी हो क्या? बेला बिना एकाग्र को जवाब दिए एकटक उसे देख रही थी, जिसकी नज़र पर एकाग्र ने उसके करीब आते हुए कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बेला ने एकाग्र को अपने नजदीक आता हुआ देख अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए बहुत जोर से चिल्लाई, आ! जिसके चिल्लाने पर एकाग्र के कदम रुक गए और वो एकटक बेला को घूरने लगा। जहां बेला का चिल्लाना खत्म हुआ, तब एकाग्र ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, हो गया तुम्हारा। एस्टरिस्क। बेला ने घबराहट में कहा, हो गया मतलब नहीं हुआ। ओके, फिर से ट्राई करो, तुम्हारी बकवास को सुनने और हरकतों को देखने के लिए मैं यहीं पर खड़ा हूँ। ये कहते हुए एकाग्र ने अपने हाथ को मोड़कर कमर पर बांध लिया, जिसे देखते हुए बेला ने गुस्से से कहा, हमारी जिंदगी बर्बाद करके आपको सुकून नहीं मिला जो हमरे काम वाले जगह तक चले आए। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। शक्ल देखी है आईने में? एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। बेला ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हमरी पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी तुमने। और जिसकी बात पूरी होने से पहले एकाग्र ने बेला के नजदीक आकर उसके कमर को पीछे से पकड़ा और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, शट अप। बेला अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकाग्र को देखने लगी। एकाग्र की नजदीकी के कारण बेला के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी और अपनी इस नर्वसनेस में एकाग्र को देख रही थी, जिसकी नज़र पर एकाग्र ने दांत पीसते हुए कहा, आई डोंट केयर कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो सुबह होने से पहले अपना बोरिया बिस्तर बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। बेला ने एकाग्र के हाथ को हटाने की कोशिश की, जिस पर एकाग्र ने बेला को पीछे पुश करते हुए छोड़ दिया और अपनी नानी के बिस्तर के पास जाते हुए बोला, अगर मेरी बात तुम्हारे भेजे में घुस गई हो तो निकल जाओ मेरे घर से। बेला ने कुछ पल चुप रहकर अपने दोनों हाथ मोड़कर बांधते हुए कहा, आप हो कौन जिसकी बात मैं मानूं? एकाग्र के कदम रुक गए और उसने पलटकर बेला को घूरते हुए कहा, What did you just say? बेला ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, हमने कहा आप कौन हो जिसकी बात हम फॉलो करेंगे। एकाग्र ने बेला के गले को देखा, फिर उसके मान को और कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ और मुझे तुम जैसे गवारों से एलर्जी है, तो तुम यहाँ से जाओ। बेला ने मुस्कुराते हुए एकाग्र को देखा और कहा, आई एम सॉरी सर, आपके बकवास से बहाने के लिए मैं अपनी इतनी अच्छी पैकेज वाली नौकरी को नहीं जाने दे सकती। नौकरी? तुम्हें यहाँ पर किसने नौकरी पर रखा? एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, जिसके जवाब पर बेला कुछ कहती उससे पहले रुद्राक्ष ने अंदर आते हुए कहा, मैंने रखा है। एकाग्र ने रुद्राक्ष की तरफ घूर कर देखा और कहा, ओह, तुमने इसे हायर किया है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? रुद्राक्ष ने जवाब में कहा, वो नानी का अच्छे से ख्याल रख रही है। मॉम, दादी और डैड में से किसी को कोई एतराज नहीं है। एकाग्र ने रुद्राक्ष की बात पर कहा, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट टू चेंज माई ग्रैनी केयरटेकर राइट नाउ। बेला ने एकाग्र को एक नज़र देखा और रुद्राक्ष से कहा, कोई बात नहीं, तुम हमको कल स्टेशन छोड़ देना, हम वापस चले जाएंगे। रुद्राक्ष ने बेला की बात सुन कहा, बेला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे घर वालों ने? बेला ने रुद्राक्ष की बात को बीच में काटते हुए कहा, हम कहीं भी चले जाएंगे, एक नर्स के पास नौकरी की कमी नहीं होती। एकाग्र ने उन दोनों की बातों को सुनते हुए अपनी आंखें सिकुड़ ली और रुद्राक्ष से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष ने जवाब में कहा, आप जोर जोर से बेला पर चिल्ला रहे थे। माइंड योर लैंग्वेज, मैं इस लड़की पर नहीं चिल्लाया, इनफैक्ट शी ट्राइड टू हिट मी विद दिस बॉटल। एकाग्र ने बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। रुद्राक्ष ने बेला की तरफ देखा, जिसकी नज़र पर बेला ने कहा, इन्होंने भूत की तरह आकर हमको डराया, इसलिए हमको लगा चोर है, तब हमने ऐसा हरकत किया। रुद्राक्ष ने बेला की बात सिर हिलाते हुए एकाग्र से कहा, गलती आपकी है। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, रुद्रा, तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। रुद्राक्ष ने बेला की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं बेला के साथ 2 दिन रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि वो झूठ नहीं बोलती। What? 2 days? तुम उसके साथ 2 दिन रहे हो? एकाग्र की टोन अजीब हो गई थी, जिसे रुद्राक्ष ने भी नोटिस किया और बेला ने एकाग्र से कहा, देखिए सर, हमरे पेशेंट को आपकी बात करने के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, आप जाएं यहाँ से।
रुद्राक्ष ने बेला की तरफ एक नज़र देखा और एकाग्र से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी ग्रैनी को देखने आया था और इस रास्ते के रोने ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, एकाग्र ने बेला की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेला ने एकाग्र को एक नज़र देखा और इग्नोर करते हुए जाकर अपने लगाए बिस्तर पर बैठ गई। एकाग्र ने घूरकर बेला की तरफ देखा और कमरे से बाहर चला गया। जिसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने बेला से कहा, बेला, वो मेरे बड़े भैया हैं, आगे से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। इतना कहकर रुद्राक्ष कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। जिसके जाने के बाद बेला ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बिस्तर पर लेट गई। ऐसा नहीं था कि उसे फर्क नहीं पड़ा था, वो अंदर से कांप रही थी, लेकिन एकाग्र के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, जिस कारण उसने करवट बदलते हुए तकिए को कसकर पकड़ लिया और अपने नाक और मुंह को ब्लैंकेट से कवर कर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी आंखों से बुरी तरह आंसू निकल रहे थे और उसने उन आंसुओं को लिए कहा, क्यों आ गए हमरे सामने? हम तो कभी भी इनका शक्ल नहीं देखना चाहते थे, काहे हो रहा है हमरे साथ ऐसा? हम कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे, हमको कभी नहीं देखनी उनकी शक्ल। उनको देखते ही उन्होंने जो कुछ भी हमरे साथ किया, हमें सब कुछ याद आ जाता है। ये कहते हुए बेला की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जहां वो उसी तरह रोते हुए कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। वही एकाग्र अपनी नानी के कमरे से निकालकर सीधा अपने बेडरूम में आया और सीधा बाथरूम में चला गया और मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को घूरने लगा। सिंक के सामने हाथ रखते हुए उसने नल को चालू किया और पानी हाथों में भरकर मुंह पर उछाला और अपने वेस्ट को उठाते हुए चेहरे के पानी को साफ करते हुए उसने गहरी सांस खींची। जहां वो चेहरे को साफ करते करते रुक गया और अपनी आंखें खींचते हुए हाथ सिंक पर मारते हुए कहा, FCK, वाई इज शी हियर? ये कहते हुए उसने अपने वेस्ट को स्मेल किया, जिस पर बेला की खुशबू आ रही थी, क्योंकि उसने बेला को अपने नज़दीक खींचा था और उसे स्मेल को स्निफ करते हुए उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। दिस एफकंग स्मेल, हाँ। ये कहते हुए एकाग्र ने अपने वेस्ट को निकालकर लॉन्ड्री बैग में फेंक दिया और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बॉडी वॉश उठाते हुए वो पूरे शरीर को रगड़ने लगा। ये क्या हो रहा था उसे, वो खुद नहीं समझ रहा था। बेला की खुशबू उसे जला रही थी। दिमाग उसे कह रहा था कि उसे बेला से घिन आ रही है, लेकिन दिल कह रहा था कि उसे वो खुशबू अच्छी लग रही है, जिस कारण वो दिमाग की सुन रहा था, जो उसके जहन में बेला के लिए सिवाय गुस्से के और कुछ नहीं भर रही थी। जिसके साथ ही वो अपने सारे कपड़े उतारते हुए बाथरूम से बाहर कमरे में चला आया, जहां उसने पाया रुद्राक्ष खड़ा हुआ था। रुद्राक्ष को अपने कमरे में देख एकाग्र ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? रुद्राक्ष ने एक नज़र एकाग्र को देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, बाथरूम में टॉवल नहीं है क्या? दिस इज माई रूम, इट्स माई चॉइस वेदर आई वॉक अराउंड एंड कैडर विथ क्लोथ्स ऑन। ये कहते हुए एकाग्र ने जाकर क्लोजेट से अपना बॉक्सर निकाल लिया, जिसके बैक साइड को घूरते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बेला नानी की नस है, वो अपने घर को छोड़कर भागी है। वॉट? एकाग्र थोड़ा चौंका, जिस पर रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, ये बता रही थी कि उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे थे, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई। एकाग्र ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, ओह, सो टेल मी वन थिंग, आर यू सच अ ग्रेट सोशल वर्कर, जो उसके जैसी भागी हुई लड़की को हमारे घर में लेकर आए हो? रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, भैया। एकाग्र ने रुद्राक्ष की बात को बीच में काटते हुए कहा, I don't want to hear any of your F-कंग excuses। कल सुबह तुम उसे जहां से उठा कर लाए हो, वही पटक कर आना। रुद्राक्ष ने फिर से कहा, बड़े भैया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया है। So what? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं और इसके जैसी हजारों नस मिल जाएगी। ये कहते हुए एकाग्र ने हेयर ड्रायर को उठा लिया, जिसे देखते हुए रुद्राक्ष ने कुछ खाने के लिए मुंह खोला। उससे पहले एकाग्र ने हेयर ड्रायर का स्विच ऑन करते हुए चलाना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए रुद्राक्ष समझ गया कि एकाग्र उसकी बात को इग्नोर कर रहा है। जिस पर रुद्राक्ष ने थोड़े जोर से कहा, सुबह बड़े भैया से बात कर लीजिएगा। इतना कहकर रुद्राक्ष कमरे से बाहर चला गया, जिसके जाने के बाद एकाग्र ने हेयर ड्रायर बंद कर दिया और खुद से कहा, फाइन, मैं खुद उसे भगा दूंगा। ये कहते हुए एकाग्र जाकर बिस्तर पर लेट गया और एयर कंडीशन बटन को टच किया और स्विच को ऑफ करते हुए आंखें बंद कर ली। इसी तरह वह रात दिन में तब्दील हो गई, जहां थोड़े देरी से सोने के कारण बेला की नींद देरी से खुली और उसने आंखों को मिलते हुए इधर उधर देखा, जब उसके जहां में एकदम से एकाग्र आ गया। एकाग्र के याद आते ही बेला ने खुद से कहा, लगता है हम रात को सपना देख रहे थे, वो आदमी भला यहाँ का करने आ सकता है।
ये सोचते हुए बेला ने गहरी सांस ली और जाकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई, जहां उसने देखा उसकी आंखों में हल्की सूजन थी। जिन्हें देखते हुए बेला ने मुंह बनाकर कहा, कैसे बताए, सपना देखकर रो रहे थे। एक शैतान आकर हमारी जिंदगी तबाह कर गया और लोग सोचेंगे कि किसी के प्यार में रो रहे हैं। धत। ये कहते हुए बेला ने कपड़े निकाले और साइड में रखते हुए सबसे पहले नानी जी के यूरिन बैग को चेंज किया। फिर नानी को स्पंज बाथ देने के बाद उन्हें पूरी तरह फ्रेश करके खुद भी नहाने चली गई। जिसके बाथरूम में जाते ही प्रतिभा वहां पर चली आई और पल्लवी जी को बिल्कुल फ्रेश रिफ्रेशिंग देखकर वो बेला से काफी इम्प्रेस हुई। फिर पल्लवी जी के माथे पर हल्की लाल बिंदी लगाते हुए बोली, जल्दी ठीक हो जाइए मॉम, आपका टूटू आया है। इतना कहकर प्रतिभा मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। जिनके जाने के कुछ देर बाद बेला फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आए। उसने अपने बालों को धोया था, जिस कारण उसके बाल खुले थे। उसने यहाँ वहाँ देखा और खुद को जाकर मिरर में देखने लगी। बेला ने एक सिंपल शॉर्ट कुर्ती और नीचे पजामा पहन रखा था, जहां उसने अपने बैग में रबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मिला। जिस कारण बेला ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया और पल्लवी जी के पास आकर उनके माथे पर हाथ रखने के बाद बोली, डॉक्टर जी आते ही होंगे, फिर बताएंगे आपकी तबीयत कैसी है, तब तक हम सुबह की चाय पीकर आते हैं। इतना कहकर बेला मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली आई और नीचे आई तो पाया सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जिन्हें एक नज़र देखने के बाद बेला की नज़र वहां पर बने बड़े से शिव भगवान की मंदिर पर गई, जिसे देखते हुए बेला सीधा वहां चली आए और अपने दोनों हाथ जोड़कर उसने माथा टेका और बुझ चुके दिए को जलाते हुए उसने प्रणाम किया। जिसे देखते हुए आनंद जी ने मुस्कुराकर कहा, लग रहा है जैसे घर की बेटी की कमी पूरी हो गई हो। दादी जी ने आनंद जी को घूर कर देखते हुए कहा, तुम अपने सपनों की नगरी से बाहर आओगे। आनंद जी ने दादी जी की घूरती नज़र पर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा मॉम, मुझे बेला क्यूट लगती है। प्रतिभा ने आनंद जी को देखते हुए कहा, बहू बना लो उसे। आनंद जी ने प्रतिभा की बात सुन कहा, इतनी भी क्यूट नहीं लगती। प्रतिभा ने आनंद जी को एक नज़र देखा और रुद्राक्ष ने उन तीनों से कहा, टूटू भैया आ गए हैं। रुद्राक्ष की बात सुन सभी उसकी तरफ देखने लगे और बेला ने उनके पास आते हुए पूछा, ये टूटू कौन है? जिसके सवाल पर सभी उसे देखने लगे। जिनकी नज़र पर बेला ने कान के पीछे बाल को करते हुए पूछा, हमने कुछ गलत कहा? जिसकी बात पर कोई कुछ कहता, उससे पहले ही एकाग्र हाफ स्लीव टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहने नीचे आ गया और सबकी तरफ एक नज़र देख बेला के पास आया तो बेला उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हें सच में रास्ते का रोड़ा बनना अच्छा लगता है? बेला ने रास्ते से हटते हुए कहा, अब हमारी गलती नहीं है कि आप हमको ट्रैफिक सिग्नल नजर आते हैं। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए बेला को घूरा और वहां बैठे सभी लोग थोड़े हैरानी से एकाग्र को देख रहे थे। जिनकी नज़र को महसूस करते हुए एकाग्र वही कुर्सी पर बैठ गया। ये देखकर बेला ने जाकर दूसरी तरफ खड़े होते हुए रुद्राक्ष से कहा, सर, मैं कहना चाहती थी कि आप एक बार डॉक्टर को बुला दीजिए और उनसे कहिएगा कि वो अपने साथ एक नर्स भी ले आए। बेला की बात सुन प्रतिभा ने पूछा, नर्स क्यों? क्या तुम अकेले नहीं कर पा रही हो? बेला ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अकेले कर सकती हूँ। तो दूसरी नर्स क्यों चाहिए? प्रतिभा ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। बेला ने जवाब में धीरे से कहा, मुझे कल रात को एहसास हुआ कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। एकाग्र ने तिरछी नज़र से बेला को देखा और केशव उसकी प्लेट में ब्रेकफास्ट डालने लगा। तब एकाग्र ने गुस्से से कहा, यू नो ना, आई डोंट लाइक ऑयली फूड्स, दिमाग से हट जाता है, कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाता हूँ तो। केशव ने एकाग्र के गुस्से पर जल्दी से उसकी प्लेट को चेंज करते हुए कहा, सॉरी बाबा, लगा कि बहुत आई डोंट केयर यो, लगा कि मैं इस घर के लिए मेहमान नहीं हूँ, तो मेरा मेनू चेंज करने के बारे में सोचना मत, जाकर मेरे लिए सैलेड लेकर आओ, एकाग्र ने बीच में सख्ती से कहा। केशव ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और एकाग्र अपने लिए जूस ग्लास में उड़ेलते हुए पीने लगा, जहां उसकी नज़र बाकी सब पर गई जो कि उसे ही देख रहे थे। जिनकी नज़र पर एकाग्र ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, व्हाट, वाई आर यू ऑल स्टीयरिंग मी लाइक दैट? प्रतिभा ने जवाब में कहा, टूटू, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कॉलिंग मी बाय दैट निकनेम, एकाग्र ने बीच में कहा। जिसके बार बार चिढ़ने वाले गुस्से को देख बेला ने धीरे से रुद्राक्ष के कान में कहा, सुनो। रुद्राक्ष ने चौंकते हुए बेला को देखा और दूर होते हुए कहा, दूर से बोलो ना। बेला ने रुद्राक्ष के कान में धीरे से कहा, अपने भाई को किसी पागलखाने की डॉक्टर को काहे नहीं दिखाते? एकाग्र ने बेला और रुद्राक्ष की नज़दीकी को देखा तो उसे न जाने क्यों अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग डेवलप होती हुई नजर आई, जिस कारण उसने जोर से कहा, दूर रहो।
बेला और रुद्राक्ष एकदम से दूर हो गए और अजीब नजरों से एकाग्र को देखने लगे, जिनकी नजर पर एकाग्र ने जोर से कहा, आगे से जंक फूड्स को मुझसे दूर रखना। आनंद जी ने एकाग्र को देखा और प्रतिभा को देख अपने दिमाग पर उंगली रोल करते हुए कहा, तुम्हारा सपूत गोना बी मैड। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? आखिर एकाग्र को किस तरह की फीलिंग खुद के अंदर महसूस हो रही है और भला बेला क्यों छोड़कर जाना चाहती है वशिष्ठ पैलेस को, और क्या इस चीज के लिए रुद्राक्ष बेला को रोक पाएगा और उन दोनों को देखकर एकाग्र क्या करेगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा। बेला की नफरत कोई आने वाला है। अब आगे। सुबह का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, रेजिडेंस वशिष्ठ पैलेस। रुद्राक्ष और बेला की नजदीकी को देखकर एकाग्र को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जिसकी खबर उसे खुद नहीं थी, लेकिन वो समझ रहा था कि उसे उन दोनों को नजदीक देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि आखिर वो गुस्सा उसे क्यों आ रहा था, जिस कारण उसने बेला को इग्नोर करने का डिसाइड किया। लेकिन रुद्राक्ष और बेला की नजदीकी को देखकर उसे गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, दूर रहो। बेला और रुद्राक्ष ने चौंकते हुए एकाग्र की तरफ देखा और एकाग्र ने सबकी नज़र पर जोर से कहा, केशव, आगे से ओली फूड्स को मेरे मेनू से दूर रखना। केशव ने निराशा भरी नज़रों से एकाग्र की तरफ देखा और अपने काम में ध्यान देने लगा। जहां एकाग्र के मूड को देखते हुए दादी जी ने कहा, टूटू, आज तुम्हें हुआ क्या है? आई एम परफेक्टली फाइन। ये कहते हुए एकाग्र ने जूस का ग्लास नीचे रख दिया, जिस पर दादी जी ने कहा, ये तुम हमें बता रहे हो या फिर खुद को कि तुम ठीक हो? एकाग्र ने एक नज़र बेला को देखा और उन सबको देखते हुए कहा, क्या मैं आप लोगों से जान सकता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में नानी के लिए एक नौसिखिए को एज अ केयर टेकर क्यों हायर किया गया है? एकाग्र के सवाल को सुनकर सभी बेला को देखने लगे और प्रतिभा ने बेला से पूछा, तो ये वजह है जो तुम कह रही हो कि तुम अपना काम नहीं कर पाओगी? बेला ने एकाग्र को देखा, जो उसे ही देख रही थी, जिसकी नज़र पर उसने मन में सोचा, बेटा देखो अब कैसे तुमसे गिन गिन कर बदल लेते हैं। अगर नाक रगड़ कर हमसे नहीं कहा कि प्लीज हमको माफ कर दो, तो हमारा नाम भी बेला साहनी नहीं। एकाग्र ने बेला को खुद को घूरता हुआ देख मन में सोचा, इस तरह से क्या घूर रही है, जैसे मुझ पर जादू टोना कर रही हो। ये सोचते हुए एकाग्र भी बेला को घूरने लगा। जब बेला ने उसे घूरना बंद नहीं किया, तब उसने जोर से कहा, हेलो, घर में बाप भाई नहीं है जो मुझे घूर रही हो? बेला की तंद्र एकाग्र के गुस्से भरी आवाज पर टूटी और उसने कहा, पहली बात कर आपकी शक्ल पर हमरे फेवरेट हीरो आमिर खान की पिक्चर नहीं चल रही है, जो मैं आपके घूर घूर कर देखूंगी। रुद्राक्ष ने बेला की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम्हारा फेवरेट हीरो आमिर खान है? रुद्राक्ष की मुस्कान को देख बेला के दिल की धड़कनें बढ़-सी गई और उसके दिल में घंटियां बजने लगी, जिसकी प्यार भरी नज़र को देख एकाग्र ने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, बेरी। सभी ने चौंकते हुए एकाग्र को देखा और बेला ने एकाग्र को देखते हुए कहा, हमारा नाम बेला है, बेरी नहीं। एकाग्र ने बेला की नज़र को इग्नोर करते हुए प्रतिभा से कहा, मॉम, आई डोंट वॉन्ट दिस गर्ल इन दिस हाउस। वाई? बिकॉज आई डोंट गेट गुड वाइब्स फ्रॉम हर। बेला ने घूर कर एकाग्र को देखा और तभी उनके फैमिली डॉक्टर अंगद रायचंद ने अंदर आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आनंद जी ने अंगद जी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाउ आर यू अंग? अंगद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट, फिट एंड फाइन हूँ, देख सकते हो, मैं आंटी जी को चेक करने आया हूँ। ये कहते हुए अंगद जी की नज़र बेला पर गई और उन्होंने अगले ही पल आनंद जी से पूछा, ये कौन है? रुद्राक्ष ने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, अंकल, ये नानी की केयरटेकर है। अंगद जी ने बेला को देखते हुए कहा, तुम काफी छोटी लगती हो, कौन सी एजेंसी से आई हो? बेला ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मैं अभी इंटर्न हूँ, मैंने 2 साल चिकित्सा कौशल में इंटर्नशिप किया है और स्कूल में 4 साल हेल्थ केयर लेकर पढ़ी थी। अंगद जी ने बेला की बात सुन कहा, तुम्हारी प्रैक्टिस है? बेला ने जवाब में कहा, कुछ महीने से प्रैक्टिस छूट गई है, तो एकदम से इमरजेंसी को हैंडल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन। एकाग्र ने बेला की बात को बीच में काटते हुए रुद्राक्ष से कहा, सुना तुमने, ये कोई प्रोफेशनल भी नहीं है, एक इंटर्न है, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो ये हमें बचाएगी नहीं बल्कि उल्टा मार देगी। बेला ने एकाग्र की बात काटने पर गुस्से से कहा, क्यों? आपको दिल की बीमारी है? ओ गॉड, शट अप, किस तरह की मनहूस बात कर रही हो? दादी जी ने गुस्से से कहा। जिनके गुस्से पर बेला ने शांत लहजे में एकाग्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, दादी जी, आप देख रहे हैं ये कब से मुझे जलील करे जा रहे हैं?
दादी जी ने बेला की बात सुन आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्यों? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? बेला ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, नौकरी से ज्यादा हमारे लिए हमारा स्वाभिमान मायने रखता है। एकाक ने बेला की बात सुन कहा, अगर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हो तो अभी तक यहाँ रुकी क्यों? हो जाओ यहाँ से। बेला ने गुस्से से एकाक को देखा और ऊपर की तरफ चली गई, जिसे देख एकाक ने एक राहत की सांस ली और रुद्राक्ष ने नाराजगी से एकाक को देखते हुए कहा, यह बिल्कुल सही नहीं था। स्टॉप बीइंग सो क्लोज टू अ स्ट्रेंजर गर्ल वरना तुम्हारा ही नुकसान है। इतना कहकर एकाक जूस पीने लगा। जहां के बहस के कम होने के बाद अगत जी ने आनंद जी से कहा, मुझे हॉस्पिटल निकलना है, मैं आंटी जी को चेक करने जा रहा हूँ। आनंद जी ने प्रतिभा के साथ कुर्सी से उठते हुए कहा, हाँ चलो। अगत जी ने अपना सिर हिलाया और उन दोनों के साथ नानी जी के कमरे में चले आए। जहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा बेला का सामान कॉफी टेबल पर पड़ा हुआ था और वो नानी जी को संभालते हुए उठा रही थी। बेला के हाथ और उसके उठाने की पोस्चर को देखते हुए अगत जी ने आनंद जी से कहा, बेहतर होगा कि आंटी जी के ठीक होने तक इस लड़की को यहीं रहने दो। आनंद जी ने अपना सिर हिला दिया और प्रतिभा ने आनंद जी से कहा, और टूटू का क्या? आनंद जी ने प्रतिभा की बात सुन कहा, तुम्हें तो पता है ना प्रतिभा, वो किसी भी नए इंसान को घर में जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका इस तरीके का रवैया होना नॉर्मल है। प्रतिभा ने आनंद जी की बात पर अपना सिर हिला दिया और अंदर की तरफ चली आई, जहां अगत जी ने नानी के पास आते हुए कहा, हेलो आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? नानी ने अगत जी की तरफ देखा और बस अपनी पलकें झपका दी, जिन्हें देखते हुए अगत जी ने कहा, अब मैं आपको चेक करने वाला हूँ, अगर कुछ भी अजीब महसूस होता हो तो मुझे बताइएगा। ये कहते हुए अगत जी ने नानाजी को चेक करने लगे, जिन्हें बेला खड़ी होकर देखते रही। तभी एकाग्र वहां पर हाथ में एनर्जी ड्रिंक का बोतल पकड़े सेक करते हुए चला आया और अपनी नानी को होश में आया हुआ देख जल्दी से उनके पास आकर कहा, नानी। नानी जी ने एकाग्र की तरफ देखा और अपने कांपते हुए हाथ को ऊपर करने लगी, जिसे देख एकाग्र ने पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बेला ने भी उनके हाथ को पकड़ लिया और उसी वक्त एकाग्र ने भी नानी जी के हाथ को पकड़ा, जिसे देखते हुए दोनों चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। जहां एकाग्र के हाथ को अपने हाथ में देख बेला ने तुरंत अपने हाथ को पीछे ले लिया, जिसे एकाग्र ने घूर कर देखा और अपने ध्यान को नानी जी की तरफ करते हुए कहा, नानी आप ठीक हो ना? नानी जी ने जवाब में अपना सिर हिला दिया। तब एकाग्र ने उनके हाथ को अपने गाल पर रखते हुए कहा, आपको पता है आपने मुझे कितना डरा दिया था, नानू चले गए, अब आप भी मुझे छोड़ने की प्लानिंग कर रही हो क्या? ये कहते हुए एकाग्र की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, जिसे देखते हुए आनंद जी ने एकाग्र के पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, टूटू वो ठीक है। एकाग्र ने आनंद जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस नानी जी के हाथ को पकड़कर बैठा रहा। जहां एकाग्र को इमोशनल होता हुआ देखकर बेला ने मन में सोचा, इसके जैसा असुर को भी दर्द होता है, वरना हमको लगा सिर्फ दूसरों की बेइज्जती करके ही दिल को सुकून मिलता है इसके। ये कहते हुए बेला ने एक गहरी सांस ली और जाकर फिर से अपने बैग को पैक करने लगी, जिसे देखते हुए प्रतिभा ने कहा, बेला। एकाग्र ने सिर घूमकर प्रतिभा जी की तरफ देखा और बेला ने प्रतिभा की तरफ देखते हुए कहा, जी मैडम। प्रतिभा ने नानी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मॉम के ठीक होने तक तुम यहीं रहोगी। जिनकी बात सुन एकाग्र ने प्रतिभा जी की तरफ देखा, तब प्रतिभा जी ने उसे एक नज़र देख आगे कहा, और जिन्हें दिक्कत है वो अपनी दिक्कत को अपने पास रखें। जिनकी बात सुनकर एकाग्र ने अपनी मुट्ठी कस ली और फिलहाल के लिए शांत रहने का डिसीजन लिया। अगत जी ने नानी जी को चेक किया और उन सब से कहा, इनकी हालत आप पहले से बेहतर है, कुछ चेकअप है जिनके लिए इन्हें अस्पताल आना होगा, बाकी इन्हें अच्छे केयर की ज़रूरत है और रेस्ट की, फिर ये जल्दी से पहले की तरह ठीक हो जाएंगी, ख्याल रहे कि इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। अगत जी की बात पर सभी ने अपना सिर हिला दिया और अगत जी वहां से चले गए। जिनके जाने के बाद सभी कुछ देर नानी जी के पास रहे, उसके बाद कमरे से बाहर चले गए और बेला अपने बैग में रखे सामान को ले जाकर कोने में रख दी। एकाग्र ने बेला के हर एक एक्टिविटी को देखा और बेला जिसने नाश्ता नहीं किया था, वो एकाग्र की मौजूदगी पर कमरे से बाहर चली गई, जिसे देखते हुए एकाग्र ने नानी जी से कहा, नानी आप 2 मिनट आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। नानी जी ने अपना सिर हिलाया और एकाग्र कमरे से निकालकर बाहर चला आया तो देखा बेला नीचे की तरफ जा रही थी, जिसे देखते हुए एकाग्र ने बेला के पास आकर उसके बाजू को पकड़ ऊपर की तरफ खींचते हुए कहा, मेरे साथ आओ। बेला ने चौंकते हुए एकाग्र को देखकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ो हमको। एकाग्र ने बेला की बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा,
ज्यादा शरीफ बनना बंद करो और चलो मेरे साथ। ये कहते हुए एकाग्र बेला को लेकर साइड वाले अपने म्यूजिक रूम में चला आया, जहां पर तमाम म्यूजिक इक्विपमेंट रखे हुए थे। जिस कमरे को बेला बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी, जिसे एक नज़र देख एकाग्र ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुन बेला ने चौंकते हुए एकाग्र की तरफ देखकर कहा, ई का हरकत है। एग्जैक्टली, यही मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या हरकत है, तुम यहाँ कर क्या रही हो? एकाग्र ने उल्टा बेला से पूछा। बेला ने जवाब में कहा, हमको पता नहीं था कि ये आपका घर है, उस आदमी का जिसको देखकर हमको घिन आती है। अगर पता होता तो हम मर जाते, लेकिन इस घर में कभी नहीं आते। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, ओ रियली, तुम्हें मुझसे घिन आती है तो यहाँ पर खुद को घिनौनी साबित करने के लिए क्यों रुकी हो? बेला ने एकाग्र की बात पर कहा, काहे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और फिलहाल के लिए हम यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकती? ओह, अब समझ आया, इस घर की बहू बनना चाहती हो है ना? मुझसे मेरी पत्नी होने का हक लेने आए हो ना? एकाग्र ने सार्कास्टिक वे में कहा। बेला ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आपसे पत्नी होने का हक मांगेंगे? मजाक लगा कर रखा है का? जिस आदमी को ना शादी का मतलब पता है और न सिंदूर का, उसे आदमी को हम अपना पति कहेंगे? सपने में होगा? एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अच्छा तो यहाँ पर क्यों हो? जाओ यहाँ से। तारांकन, कहाँ जाएं? तुमने हमको कहीं जाने और मुंह दिखाने के लायक भी तो छोड़ा होता। हमरे पास सिर्फ एक विकल्प है, एक हमरे घर वाले जिनसे कह रहे हैं उससे शादी कर ले और दूसरा मर जाए, और हम दोनों नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपनी मर्जी से हमारी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि हमारे रास्ते पर आप नहीं आओ। इतना कहकर बेला कमरे से बाहर जाने लगी, जिसे देखते हुए पीछे से एकाग्र ने कहा, ठीक है, तुम इस घर में काम करना चाहती हो ना, कर सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। बेला ने पलटकर एकाग्र को देखा और कहा, कोनो शर्त रखने की जरूरत नहीं है, काहे कि हम वैसे भी आपको अपना पति नहीं मानते। इनफैक्ट हम इस शादी को ही नहीं मानते जो कि जबरदस्ती की बुनियाद पर खड़ी है। इतना कहकर बेला कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई, जिसे एकाग्र ने जाते हुए देखा और खुद से कहा, व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन? मतलब मेरे ही घर में आकर मुझे ही एटीट्यूड दिखाकर जा रही है। ये कहते हुए एकाग्र ने अपने दांत पीस लिए और उसे कमरे से निकलकर बाहर चला आया। वही बेला जब कमरे से निकलकर नीचे आई तो वहां पर खड़े बॉडीगार्ड प्रताप को देखकर भी उसने इग्नोर कर दिया, जहां प्रताप बेला को वहां देखकर शॉक में था। रुद्राक्ष ने हाथ में एक फाइल को पकड़े लाकर बेला के सामने रखते हुए कहा, बेला इस पर सिग्नेचर करो। ये कहते हुए रुद्राक्ष की नज़र प्रताप पर गई और बेला ने रुद्राक्ष से कहा, मुंह से साइन करेगा? पेन दो। रुद्राक्ष ने प्रताप से कहा, तुम्हें क्या हुआ प्रताप? तुम्हारा शक के सारे रंगत क्यों उड़ गए हैं, जैसे किसी वैम्पायर ने तुम्हारा खून चूस लिया हो? प्रताप रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर होश में आया और उसने बेला की तरफ इशारा करते हुए कहा, रुद्र सर, ये लड़की। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए बीच में कहा, हाँ, नानी की केयरटेकर है, मैं इसे नोएडा से लाया हूँ। बेला ने सिग्नेचर करते हुए रुद्राक्ष की बात पर कहा, हम कोई सामान नहीं है, हम अपनी मर्जी से आए हैं, काहे कि हमको फिलहाल के लिए उसे जगह से दूर रहना था। रुद्राक्ष ने बेला की बात सुन आंखें रोल कर ली और अच्छे से फाइल में सिग्नेचर लेने के बाद कहा, तो अब से तुम 6 महीने के लिए इस घर का हिस्सा हो, फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा जरूरत के हिसाब से देखेंगे। बेला ने रुद्राक्ष की बात सुन कहा, अगर ऐसी बात है तो 6 महीने बाद कोई और नज़ाय कर लेना, फिलहाल के लिए हम 6 महीने इस घर में सर्वाइव करना चाहते हैं। ये कहते हुए बेला ने एकाग्र को देखा और इधर उधर देखते हुए रुद्राक्ष से पूछा, मच्छर मारने का मशीन नहीं है क्या तुम्हारे घर में? रुद्राक्ष ने जवाब में कहा, हमारे घर में मच्छर ही नहीं है, तो मच्छर मारने की मशीन की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रुद्राक्ष स्टडी रूम की तरफ जाने लगा और रुककर बेला से कहा, बेला, बूबू भैया आ रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बेला ने हल्का हंसकर कहा, हाँ, ये कैसा निकनेम है भाई, सुनने वाले को हंसी आ रही है तो जिसका नाम होगा बेचारे की बेइज्जती है। रुद्राक्ष ने आ रहे एकाग्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनका नाम सुना तुमने? बेला ने फिर हिलाते हुए कहा, हाँ, टूटू। टीटू भी समझ में आता है, लेकिन ये टूटू क्या है? खैर जो भी हो, इनकी तो इज्जत है नहीं, तो बेइज्जती की कोई गुंजाइश नहीं है। एकाग्र ने बेला की बात सुन आंखें सिकुड़ते हुए कहा, बेला साहनी, तुम इस तरह से मेरी इंसल्ट करके खुद को बहुत कूल समझने की कोशिश मत करो, बिकॉज यू आर अ फूल। बेला ने एकाग्र को इग्नोर कर दिया और रुद्राक्ष ने एकाग्र से कहा, भैया, मैंने गलती से आपका मेल चेक कर लिया था, अक्षय भैया ने कुछ डॉक्यूमेंट के साथ कहा है कि वो यहाँ आ रहे हैं। एकाग्र ने रुद्राक्ष की बात सुन पूछा, क्या?
वो यहाँ क्या करने आ रहा है? रुद्राक्ष ने आंखें रोल करते हुए कहा, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, अब हमारा कजन है तो इतना तो बर्दाश्त करना होगा। एकाग्र ने रुद्राक्ष की बात पर गहरी सांस भरते हुए प्रताप से कहा, प्रताप, सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ा दो। ये कहते हुए उसने तिरछी नज़र से बेला की तरफ इशारा कर दिया। प्रताप ने एकाग्र के इशारे पर अपना सिर हिलाया और बेला उन लोगों को इग्नोर करके किचन की तरफ चली गई। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? आखिर कौन है यह अक्षय जिसके कारण एकाग्र को हो गई है बेला की फिक्र, और क्या बला इस अक्षय नाम के प्राणी से बच पाएगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। सांची का पागलपन, बेल के पीछे लड्डू। अब आगे। सुबह का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, रेजिडेंस वशिष्ठ पैलेस। प्रताप ने एकाग्र की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया और बाहर की तरफ चला गया, जिसे रुद्राक्ष ने जाते हुए देखा और खुद भी अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तब एकाग्र ने कहा, क्षितिज ब्रो कहाँ है? रुद्राक्ष ने रुककर एकाग्र की तरफ देखा और कहा, मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ, मुझे सबको बताकर जाना पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और आप दोनों घर के बड़े बेटे हैं, इसलिए। एकाग्र ने रुद्राक्ष की बात को बीच में काटते हुए कहा, चल दफा हो यहाँ से। रुद्राक्ष ने चिढ़ते हुए एकाग्र को देखा और पैर पटकते हुए ऊपर की तरफ चला गया, जिसे जाता हुआ देख एकाग्र ने कहा, बड़ा आया ज्ञान बांटने वाला, छोटा है छोटे की तरह रह। इतना कहकर एकाग्र नानी जी के कमरे में चला आया। जहां पहुंचकर उसने देखा नानी जी बिस्तर पर बैठी इधर उधर देख रही थी, जिनके पास आकर एकाग्र ने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ ग्रानी? नानी जी ने एकाग्र के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, एकाग्र, तुम कहाँ थे बेटा? एकाग्र ने नानी जी के हाथ को अपने होठों से लगाते हुए कहा, न्यूयॉर्क गया था कॉन्सर्ट के कारण। नानी जी ने एकाग्र के जवाब पर पूछा, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? एकाग्र के चेहरे के भाव थोड़े बदले, फिर उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, ग्रानी, जो होना था हो गया, मुझे अब प्लीज उस बारे में याद मत दिलाए। नानी जी ने एकाग्र की बात सुन कहा, तुम्हें पता है मिथिला जी कह रही थी कि क्षितिज की और तुम्हारी शादी एक ही मंडप में होगी। एकाग्र ने नानी जी की बात सुन कहा, मैं शादी नहीं कर रहा। नानी जी ने हल्का मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, क्या तुम्हें कोई पसंद है? एकाग्र ने अपना सिर नहीं में हिला दिया, नहीं, मुझे लड़कियां नहीं पसंद। नानी जी ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, बकवास बंद करो, क्या तुम्हें तुम्हारे टीम का कोई लड़का पसंद है? एकाग्र ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ग्रानी, मैंने कब कहा कि मुझे कोई लड़का पसंद है? जिसकी बात का नानी जी कोई जवाब देती, उससे पहले ही बेला ने चिल्लाते हुए कहा, क्या आपको लड़के पसंद है? एकाग्र ने सिर घुमाकर बेला को देखा और कोल्ड आवाज में कहा, बकवास बंद करोगी? बेला ने अंदर आते हुए कहा, क्या मैंने जो सुना वो सच था? तुम्हारे कान खराब है, इलाज करवाओ। नहीं नहीं, मेरे कान बिल्कुल सही है, मैंने जो सुना वो बिल्कुल सच था। आपको लड़के पसंद है, मतलब एक लड़की की जिंदगी बर्बाद। बेला जिस लहजे में कह रही थी, उसके लहजे को सुनते हुए एकाग्र को काफी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, जिस फ्रस्ट्रेशन को लेकर एकाग्र ने कहा, लड़कियां इस तरह के नौटंकी करती है, इसलिए मुझे लड़कियां नहीं पसंद। बेला ने घूरकर एकाग्र को देखा और इग्नोर करते हुए नानी जी से कहा, नानी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेला की बात सुन नानी जी ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? बेला ने जवाब में कहा, नमस्ते, मेरा नाम बेला साहनी है और मैं आपकी केयर टेकर हूँ, आप मुझे बेला कह सकती हैं। नानी ने अपना सार नहीं में हिलाते हुए कहा, तुम्हें केयर टेकर ही कहूंगी। बेला ने नानी जी की बात पर मन में सोचा, लगता है इन घर वालों की संगति में रहकर नानी जी की जुबान भी कड़वी हो गई होगी। ये सोचते हुए बेला ने एक गहरी सांस ली, जिसके चेहरे के भाव को देखते हुए एकाग्र ने नानी जी से कहा, ग्रानी, अब आप ठीक हो ना? नानी जी ने एकाग्र के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने मरने से पहले अपने नाती की शादी देखना चाहती हूँ। नानी जी की बात सुन बेला ने एकाग्र की तरफ देखा और फिर से चाय पीने लगी, जिसे एक नज़र देखने के बाद एकाग्र ने नानी जी से कहा, डैड के फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए मैंने सोचा है कि मैं कभी कभी ऑफिस में भी हाथ बटा दूंगा। नानी जी ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, कम से कम अब दामाद जी को तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। एकाग्र ने अपना सिर हिलाया और उठते हुए कहा, अच्छा नानी, आप आराम कीजिए, मैं बाद में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर एकाग्र कमरे से बाहर चला गया, जिसके जाने के बाद बेला ने नानी जी की तरफ देखा और चुपचाप बैठी रही।
वहीं दूसरी तरफ बेला को साहनी हाउस छोड़कर भागे 3 दिन हो चुके थे, जिस कारण सभी बेला को लेकर काफी परेशान हो गए थे, लेकिन सरोज और प्रार्थना जी को कोई फिक्र नहीं थी। जब गुलशन ने अंदर आते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए। सरोज ने गुलशन की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, ओ लड़की अपनी मर्जी से भागी है, पूरे समाज में हमारी नाक कटा दी और तुम चाहते हो कि हम फिर से उसे उठाकर घर लेकर आए। ऐसा नहीं होगा, मर जाए हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता। विश्वा ने सरोज की बात सुनकर अपने गुस्से के सब्र को तोड़ते हुए कहा, बुआ जी, अगर आपको हमारे परिवार से इतनी दिक्कत हो जाएगी तो बेहतर है कि आप हमसे रिश्ता तोड़ दें, लेकिन मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए वो हर नामुमकिन कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। प्रार्थना जी ने विश्वा की बात सुन गुस्से से कहा, विश्वा, ये कैसी बदतमीजी है। विश्वा ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा अम्मा, मैं बस जवाब दे रहा हूँ। सरोज ने विश्वा की बात सुनकर गुस्से से कहा, बहुत बढ़िया बेटा, ई दिन के लिए तुमको हमरे भैया ने पैदा किया था कि तुम उनकी बहन को इस तरह से बेइज्जत करके घर से निकालो। विश्वा ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा बुआ, मैं बस वो बता रहा हूँ जो सच है। अपने शिवाय बेला के खिलाफ जहर उगलने के आज तक कुछ नहीं किया है। सांची वहां खड़ी विश्वा की बातों को सुनते हुए खुश हो रही थी और सरोज का चेहरा देखने लायक हो गया था जब सांची का फोन बजने लगा। सांची ने देखा कि उसने जिस मोबाइल शॉप पर अपना फोन दिया था वहां के दुकानदार का कॉल था, जिसे देख सांची ने जल्दी से कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो तारांकन। दूसरी तरफ से दुकानदार ने कहा, हेलो, जो कॉल डिटेल तुमने निकालने के लिए कहा था निकाल दिया है और व्हाट्सएप पर फोटो क्लिक करके भेज दिया है, देख लो। सांची ने जल्दी से कॉल कट किया और तुरंत साइड में जाकर नंबर खोलकर देखने लगी, जहां उसकी नज़र सबसे पहले आकाश के नंबर पर चली गई, जिसे देखते ही सांची ने तुरंत आकाश को कॉल मिला दिया। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से आकाश ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। सांची ने लड़के की आवाज़ सुनकर कहा, हेलो हेलो। दूसरी तरफ से आकाश ने कहा, मैं बहरा नहीं हूँ, सुनाई दे रहा है, कौन है आप। सांची ने आकाश की बात सुन कहा, हेलो, मैं सांची बोल रही हूँ, 2 दिन पहले इसी नंबर से एक लड़की ने कॉल किया था। आकाश ने दूसरी तरफ से कहा, ओह, बेला की बहन बोल रही हो। सांची ने जल्दी से कहा, हाँ, मैं बेला की बहन बोल रही हूँ, क्या मेरी बात बेला से हो सकती है। आकाश ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, नहीं, वो 2 दिन पहले ही कहीं चली गई। सांची ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, कहीं चली गई मतलब कहाँ चली गई। आकाश ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, एक लड़के ने उसे गुंडों से बचाया और उसने उसे नौकरी ऑफर की तो वो उस लड़के के साथ चली गई। सांची ने आकाश की बात सुन गुस्से से कहा, अबे अकाल के अंधे साले, दिमाग नहीं है तेरा, एक अनजान लड़की को एक अनजान आदमी के साथ कैसे जाने दे सकते। तेरे पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या, तू बेवकूफ है क्या, गधा कहीं का, दिमाग में दिमाग लेकर नहीं बल्कि गोबर लेकर पैदा हुआ था क्या। साले नमकहराम, कामचोर, आलसी कहीं का, एक लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठा पता तो क्या ही लड़का बनेगा। आकाश ने दूसरी तरफ से सांची की बात सुन गुस्से से कहा, पागल हो क्या। सांची ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आ मेरे सामने दिखाती तुझे कितनी पागल हूं मैं, गलती से आ मत जाना मेरे सामने, तुझे चिरकुट बनाकर रख दूंगी मैं, चित्रकूट की औलाद, रख फोन को। इतना कहकर सांची ने कॉल कट कर दिया और फोन को देखते हुए कहा, पटक भी नहीं सकती, पापा का फोन है, बेला। यार तू कौन सी मुसीबत है, अब पता नहीं कहाँ होगी और किस हाल में होगी। ये सोचते हुए सांची को बेला की फिक्र होने लगी। वहीं दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी, जहां सभी लोग शाम की चाय की तैयारी में लगे हुए थे और रुद्राक्ष गार्डन में दौड़ते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। जहां बेला हाथ में कुछ सामान पकड़े चली आई, रुद्राक्ष ने बेला के हाथ में पकड़े सामान की तरफ देखा और चुपचाप पुशअप करने लगा, जिसे देखते हुए बेला ने कहा, किसी पहलवानी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो क्या। आई एम एन एथलीट, रुद्राक्ष ने जवाब में कहा। बेला ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछा, अच्छा, क्या क्या जानते हो तुम। रुद्राक्ष ने जवाब में कहा, बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल मेरा में कोर्स बॉक्सिंग है जिसके नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ। बेला ने रुद्राक्ष की बात सुन पूछा, अच्छा, और मारपीट का भूत कब चढ़ा। इट्स जस्ट अ हॉबी, ये कहते हुए रुद्राक्ष उठकर खड़ा हो गया, जिसे देखते हुए बेला ने कहा, तो जुनून क्या है। अपरा, रुद्राक्ष के मुंह से निकला। बेला ने रुद्राक्ष की बात सुन पूछा, ये कौन ओपेरा है यार।
रुद्राक्ष ने घूरकर बेला को देखा और वहां से जाते हुए कहा, तुम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को नाम का मतलब भी पता नहीं होता। बेला ने पीछे से रुद्राक्ष की बात सुन चिल्लाते हुए कहा, तुम बहुत बड़े श्री गणेश की औलाद हो, जो तुमको सब कुछ पता है। रुद्राक्ष ने बेला की बात को अवॉइड करते हुए अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। जब गार्डन के ऊपर बने ओपन टेरेस पर खड़े होकर उसे देख रहे एकाग्र ने कहा, तुम जरा अपना स्पीकर बंद करोगी। बेला ने सिर उठाकर एकाग्र को देखा और इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ चली गई, जिसे देख एकाग्र ने अपनी आंखें रोल कर ली। तभी उसकी नजर अंदर आते हुए फरारी पर गई, जिसे देखकर एकाग्र की आंखें छोटी हो गई। जब उस फरारी से एक तकरीबन 25 साल का लड़का बाहर उतरा और आंखों में लगे सनग्लासेस को उतारते हुए उसने पूरे वशिष्ठ पैलेस को देखा, तो उसकी नजर ओपन टेरेस पर खड़े एकाग्र पर चली गई। एकाग्र को देख उस लड़के ने अपने आंखों से चश्मा निकाल अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, मैं आ गया मेरे दोस्त। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, आज क्यों आ गए? अक्षय धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सपना देखा कि तुमने मुझे याद किया, इसलिए मैं चला आया। एकाग्र ने उसे हाथ से इशारा करते हुए कहा, वहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना कहकर एकाग्र ओपन टेरेस के एग्जिट डोर की तरफ चला गया, जिसे अक्षय ने जाते हुए देखा और मुस्कुराकर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। जहां अक्षय अंदर आया, तभी उसका पैर केले के छिलके पर लगा और वो जैसे ही गिरने को हुआ किसी ने उसे थाम लिया। अक्षय ने आंखें खोलकर सामने देखा तो पाया बेला ने उसे पकड़ रखा था। बेला की झुकी हुई पलकें और खुले सिल्की बालों को देखकर अक्षय के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। बेला ने अक्षय की मुस्कान पर आंखें सिकुड़ते हुए कहा, हमरे चेहरे पर कोनो कार्टून शो चल रहा है का? अक्षय ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी आंखों में देखो, देखा है तुझको जब से है। हाय मैं तो गिर गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया, गाना प्ले हो रहा है। बेला ने अक्षय की फ्लैट पर कहा, कहो तो छोड़ दे। अक्षय ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी नैनों का तार छोड़ चुका तोड़े नाल। बेला ने अक्षय की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसे छोड़ दिया। तब अक्षय ने अपना हाथ फर्श पर रखा और हल्का सा फोर्स लगाते हुए सीधा उठकर खड़ा हो गया, जिसे एक नज़र देखने के बाद बेला ने केला का छिलका उठाते हुए कहा, सॉरी यार, तुझे यही छोड़ दिया डस्टबिन में। इतना कहकर बेला केला के छिलके को लेकर जाने लगी, जिसे देख अक्षय ने पीछे से कहा, अरे रुकिए तो सही, नाम तो बताए अपना। बेला ने रुककर अक्षय को देखा और कहा, मेरा नाम सत्यानाशनी है। अक्षय ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नाम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकनेम देता हूँ निशा। बेला ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे अपना नाम बहुत पसंद है, मैं सबका सत्यानाश कर देती हूँ। जाने अनजाने में तुमने बिल्कुल सही बात कही है, तुम हो ही सत्यानाशनी, काफी अच्छा नाम दिया तुमने खुद को, एकाग्र ने वहां आते हुए कहा। बेला ने एकाग्र की बात पर उसे एक नज़र देखा और मुंह बनाते हुए किचन की तरफ चली गई, जिसके हिलते हुए कमर को देखते हुए अक्षय ने एकाग्र से कहा, क्या बात है, तेरे घर में तो खट्टी केरी घूम रही है, तू मजे नहीं लेता क्या? मुझे आम से एलर्जी है और आम खाने वाले लोगों पर गुस्सा आता है, यहाँ तक कि उसका कोई जिक्र कर दे तब भी उसका खून कर देने का मन करता है, एकाग्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा। जिसे सुन अक्षय ने अपनी बात को सुधारते हुए कहा, ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। बादाम खाओ, याददाश्त बढ़ाओ, फिर जो चाहे वो बाको, एकाग्र ने चिल आवाज में कहा। जिसकी बात पर अक्षय ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, जब उसने बेला को देखा जो कि नानी जी के कमरे की तरफ जा रही थी, जिसे देखते हुए अक्षय ने मुस्कुराते हुए एकाग्र से पूछा, वैसे एक बात बता, ये लड़ाकू विमान है कौन? एकाग्र ने जवाब में कहा, जो भी है लेकिन मेरी है। अक्षय ने चौंकते हुए कहा, क्या? एकाग्र ने जवाब में कहा, मेरी ग्रैनी की केयरटेकर है, तूने क्या सुना? अक्षय ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, चल तेरी नानी से मिलने चलते हैं, इसी बहाने तेरी केयरटेकर को अच्छे से देख लूंगा। ओह, तो तुम यहाँ पर मेरी नानी से मिलने आए हो या फिर उनकी नहीं केयरटेकर को लाइन मारने आए हो? एकाग्र ने ठंडा लहजे में पूछा। तारांकन, कौन है अक्षय दीवान और आखिर क्या मकसद लेकर आया है वशिष्ठ फैमिली में, और क्या एकाग्रा मौली को हर मुसीबत से बचा पाएगा, और क्या साहनी हाउस मौली को ढूंढ निकलेगी? जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा।